एक नई सुबह की शुरुआत के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं हम नया सवेरा लेकर। अगले एक घंटे में देश और दुनिया की तमाम खबरें तो हम आपको बताएंगे, इसके साथ ही बात करेंगे साहित्य की, आपकी सेहत की और संघर्षों से निकलती कुछ अच्छी कहानियों की भी। और इस पूरे सफर में मेरे साथ रहेंगे मेरे सहयोगी गौरव। शुक्रिया रमा। सुप्रभात आप सभी को। और आपको बता दें कि अगले एक घंटे में तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जो अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं उन पर भी हमारी पैनी नज़र होगी। तो अगले एक घंटे तक आप बने रहिए हमारे साथ। और चलिए शुरुआत करते हैं नया सवेरा की, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर एक नज़र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गांधीनगर में होने वाले भाजपा के महापौर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। 2 दिवसीय सम्मेलन में शहरीकरण और शहरी विकास पर होगी चर्चा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय गुजरात दौरा आज से। दौरे पर नड्डा कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल और स्थानीय नेताओं के साथ करेंगे बैठक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका दौरे पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के लिए नवनियुक्त अध्यक्ष रामाफोसा से की मुलाकात। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ की द्विपक्षीय बैठकें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने काहिरा में मिस्र के रक्षा मंत्री से की मुलाकात। द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को बढ़ाने के लिए कई पहलुओं पर की चर्चा। रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र पर हुए हस्ताक्षर। मैक्सिको में 2 विनाशकारी भूकंपों की बरसी पर 7.6 तीव्रता का आया भूकंप। तेज झटकों से कांपी धरती। भूकंप के कारण एक व्यक्ति की हुई मौत और कई इमारतें हुई क्षतिग्रस्त। मैक्सिको सिटी में बिजली गुल होने से कई हिस्सों में यातायात हुआ बाधित। फियोना तूफान ने कैरिबियाई द्वीप प्यूर्तो रिको और डोमिनिकन गणराज्य में मचाई तबाही। प्यूर्टो रिको में तूफान के कारण बिजली गुल। तूफान से 2 लोगों की हुई मौत। T20 विश्व कप से पहले विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया से 2-2 हाथ करने उतरेगी टीम इंडिया। 3 मैच की T20 सीरीज का पहला मुकाबला मोहाली में आज। और नया सवेरा में सबसे पहले देख लेते हैं देश भर से कुछ खास खबरें। बिल्कुल, और शुरुआत करते हैं नया सवेरा की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की राजधानी गांधीनगर में होने वाले भाजपा के राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन में आज उसका डिजिटल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस 2 दिवसीय सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के सभी महापौरों की बैठक को संबोधित करेंगे। देश भर में भाजपा शासित शहरी स्थानीय निकायों के 121 महापौर और उप महापौर 2 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। भाजपा के सुशासन प्रकोष्ठ द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी शहरी विकास पर आमंत्रित अतिथियों का मार्गदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सिलसिले में ट्वीट कर कहा कि बढ़ते शहरीकरण के साथ ये आवश्यक है कि हम इसे एक अवसर समझें और अत्याधुनिक शहरों के निर्माण के लिए मिलकर काम करें। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन में महाराष्ट्र के आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी शामिल होंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर कल अहमदाबाद पहुंचे। भाजपा अध्यक्ष अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। जेपी नड्डा आज सुबह 9 बजे गांधीनगर स्थित नभोई के पटेल फॉर्म में भाजपा किसान मोर्चा के तत्वावधान में आयोजित नमो किसान पंचायत ई-बाइक कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे गांधीनगर में भाजपा के महापौर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। दोपहर बाद वे राजकोट सिटी में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सदस्यों, म्यूनिसिपैलिटी काउंसिलर्स और कोऑपरेटिव संगठनों के चुने हुए प्रतिनिधियों के एक विशाल सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आज शाम में मोरबी में एक भव्य रोड शो करेंगे। इसके बाद वे गांधीनगर स्थित होटल लीला में वीरांजलि कार्यक्रम में भाग लेंगे।
भाजपा अध्यक्ष कल सुबह गांधीनगर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय श्री कमलम में प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों एवं प्रदेश भाजपा के मोर्चा अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। इसके पश्चात प्रदेश भाजपा कार्यालय में ही वे गुजरात से भाजपा के लोकसभा एवं राज्यसभा सांसदों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर में जेपी नड्डा टैगोर अहमदाबाद के टैगोर हॉल में प्रोफेसर्स समिट को संबोधित करेंगे। और हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपसे बात करना चाहेंगे। बेहद व्यस्त कार्यक्रम गुजरात में आज दिखाई देता है। सबसे पहले हम प्रधानमंत्री मोदी डिजिटल माध्यम से महापौरों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसका एजेंडा आपसे जानना चाहते हैं। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सुशासन का मॉडल है, उसमें नगर की जो निकाय है, स्थानीय निकाय, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। चाहे स्वच्छता का कार्यक्रम हो या जिस तरह से शहरी नियोजन पर आगे बढ़ाया जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि ऐसे स्मार्ट शहर विकसित किए जा रहे हैं जिसमें तमाम वो आधुनिक सुविधाएं हैं। तो बीजेपी शासित जो नगर निकाय हैं, उनके जो मेयर हैं, उन्होंने जो नए नए प्रयोग किए हैं, जो तमाम एक तरह से जमीनी स्तर पर सुशासन की योजनाएं लागू की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जिस तरह से शहरी विकास मंत्रालय हम देख रहे हैं कि तमाम ऐसे अभियानों को आगे बढ़ा रहा है। दरअसल स्थानीय निकायों में किन प्रैक्टिसेस को अपनाया गया है, कैसे स्थानीय निकायों, शहरी निकायों में तमाम योजनाओं पर आगे बढ़ाया गया है, उन सब पर विस्तार से चर्चा होती है। देश भर के इसमें जो महापौर हैं वो शिरकत कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि ये बहुत जरूरी है कि जो शहरीकरण है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ऐसे में इसे एक अवसर के रूप में लिया जाए, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट के जरिए कहा भी। और हम सब मिलकर, क्योंकि केवल केंद्र सरकार अगर चाहे कि कोई आधुनिक शहर बने, उसमें निश्चित तौर पर स्थानीय निकायों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्थानीय निकाय और महापौर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस तरह के सम्मेलन से किसी एक शहर की कोई बेहतर प्रैक्टिस को दूसरे शहर, दूसरे निकाय समझ सकेंगे। उदाहरण के तौर पर इंदौर, हम जानते हैं पिछले कुछ वर्षों से इंदौर लगातार स्वच्छता में नंबर 1 आता रहा है, नंबर 1 आता रहा है। स्वच्छता का जो कार्यक्रम, देशव्यापी कार्यक्रम बृहद स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चलाया गया। तो निश्चित तौर पर जब इंदौर के महापौर अगर कोई रिप्रेजेंटेशन देंगे, कोई अपनी जो इंदौर महानगर पालिका में जिन योजनाओं को अमली जामा पहनाया गया, स्वच्छता के जो कार्यक्रम अपनाए गए, जो नवीन तकनीक, जो नव तकनीक का इस्तेमाल किया गया, किस तरह से नए नए प्रयोग किए गए, उनकी जानकारी देंगे, तो बाकी महापौर जो अन्य महानगर पालिका से आए हैं, वो उनको उससे सोचने समझने का मौका मिलेगा। वो अपने जगह, अपने महानगर पालिका में और बेहतर कर सकेंगे। तो निश्चित तौर पर इस तरह के महापौर सम्मेलन से एक दूसरे से सीखने से मदद मिलती है। और चूंकि शहरी नगर निकायों, महानगर पालिकाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है आधुनिक भारत के निर्माण में, आधुनिक शहरों के निर्माण में, तो निश्चित तौर पर इस तरह के सम्मेलन मददगार है। बिल्कुल शैलेंद्र, आधुनिकता के इस दौर में अगर हम आधुनिकता की बात जब हम करते हैं तो तमाम हमने शहर देखे हैं, और जैसा कि आपने इंदौर का जिक्र किया, इसके अलावा भी हम जानते हैं कि भारत में तमाम ऐसे शहर हैं जो कि अपने आप में काफ़ी कुछ समेटे हुए हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इस जो पूरा ये सम्मेलन है जिसको प्रधानमंत्री आज जिसका उद्घाटन करेंगे और संबोधित करेंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं और ज़्यादा मजबूती आएगी सफाई को लेकर और जो स्वच्छ भारत मिशन को लेकर, क्योंकि महापौरों के साथ जब ये सीधे संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो और बेहतर होती नजर आएगी। देखिए, निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि जब स्मार्ट शहरों के अभियान को शुरू किया गया और कुछ शहरों का चयन किया गया, तब हम देख रहे हैं किस तरह से चरणबद्ध तरीके से उन शहरों में विकास की परियोजनाएं आगे बढ़ी हैं। अमृत शहरों पर आगे बढ़ा गया है। और दरअसल हमारे शहर कैसे हो, भविष्य के शहर कैसे हो, उस दिशा में एक पूरी योजना के साथ आगे बढ़ा जा रहा है, जिसमें बेहतर सीवेज सिस्टम हो, पानी का जल शोधन ट्रीटमेंट प्लांट हो, आवागमन की बेहतर सुविधा हो, सार्वजनिक परिवहन बेहतर हो, लोगों को रोजगार के अवसर हो, पर्याप्त मात्रा में एक तरह से कहें पार्क की सुविधा हो, स्कूल अस्पताल हो। तो
पूरी तरह से कैसे एक बेहतर सड़क का निर्माण हो, एक आधुनिक शहर का निर्माण हो, स्मार्ट शहर का निर्माण हो, उस दिशा में हम देख रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण पहल हुई है और उस पर बहुत तेजी से आगे भी बढ़ा गया है अब पिछले कुछ वर्षों में। और अब हम कई शहरों की सूरत बदलते हुए देखते हैं और निश्चित तौर पर इंदौर जैसे शहर इसलिए बार बार चर्चा में आते हैं क्योंकि कई वर्षों तक वो नंबर 1 स्थान पर रहे स्वच्छता के मामले में। निश्चित तौर पर इस तरह की पहल बहुत मददगार होगी। बिल्कुल शैलेंद्र, जिस तरह से आपने बताया कि शहरीकरण को एक अवसर के रूप में लेना, इसे ही विस्तार से आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, शहरीकरण अवसर इसलिए है कि अगर आप नए तरह के रोजगार देखें, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी से जुड़े रोजगार हैं, आईटी से जुड़े रोजगार हैं, हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां खास पर ऐसी जगह पर निवेश करना चाहती हैं जहां पर एक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एक बेहतरीन आवागमन का साधन हो, एयरपोर्ट हो, साथ ही साथ तमाम सुविधाएं हैं वो हो, बेहतर कानून व्यवस्था हो। और चूंकि हम जानते हैं कि इसमें बड़ी जिम्मेदारी होती है राज्य सरकारों की और स्थानीय निकायों की, तो शहरीकरण को एक अवसर के तौर पर इसलिए देखा जाना चाहिए कि बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के एक केंद्र के तौर पर हम देखते हैं कि शहर उभरते हैं, जिससे कि आर्थिक जो गतिविधि है उनको बढ़ावा मिलता है। तो निश्चित तौर पर हमें शहरीकरण को समस्या के तौर पर नहीं बल्कि एक बड़े अवसर के तौर पर देखना चाहिए। बिल्कुल शैलेंद्र, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी गुजरात के दौरे पर हैं और ऐसे में कल वो वहां पर पहुंचे हैं और आज तमाम जो पूरे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, क्या शेड्यूल रखा गया है, कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें वो शिरकत करेंगे और क्या मूल मंत्र गुजरात के लोगों को वहां पर जाकर कार्यकर्ताओं को देंगे? देखिए, गुजरात में विधानसभा चुनाव अब बहुत दूर नहीं है, तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा 2 लिहाज से है। पहली बात तो यह है कि संगठन के राज्य के नेताओं के साथ विचार विमर्श, जिससे आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। दूसरी बात यह है कि ऊर्जा एक तरह से भरेंगे संगठन के नेताओं में कि अब वो और मजबूती से जुट जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं के बारे में आम जनता को बताने में और साथ ही साथ राज्य सरकार ने जो काम किया है। तीसरी बात यह है कि हम देख रहे हैं कि जनता से कनेक्ट, कैसे सीधे जनता से संवाद किया जाए। मोरबी में रोड शो है, मेयर सम्मेलन में तो जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। कल भी कई कार्यक्रम है बीजेपी के मुख्यालयों में जिसमें वो पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, तो एक फीडबैक भी लेंगे। तो निश्चित तौर पर बीजेपी की रणनीति के लिहाज से देखें तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का राज्य का दौरा इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और चूंकि वहां पर चुनाव बहुत दूर नहीं है, तो ऐसे में पार्टी से फीडबैक लेंगे, जनता के साथ संवाद करेंगे और पार्टी की रणनीति को एक तरह से कहें कि एक नई धार मिलेगी गुजरात में, क्योंकि वहां पर जो पार्टी संगठन से फीडबैक लिया जाएगा, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया जाएगा और जनता से जुड़ने की सीधी कोशिश की जाएगी। तो निश्चित तौर पर उसका एक सकारात्मक असर पार्टी कार्यकर्ताओं पर पड़ेगा, जिससे वो और ऊर्जा से और एक तरह से कहें तन्मयता से गुजरात में काम करने की ओर अग्रसर। बिल्कुल, इसमें ये भी समझना बहुत ज़रूरी होगा कि किस तरह से अपने इस व्यस्त दौरे में पार्टी कार्यकर्ता हैं, जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं और छोटे से छोटा जो कार्यकर्ता है उसमें भी एक ऊर्जा भरने का काम किया जाएगा। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, जब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्य के दौरे पर जाता है तो जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को भी शीर्ष नेतृत्व से मिलने का मौका मिलता है और खासतौर पर जब किसी राज्य में चुनाव संभावित हो और चुनाव बिल्कुल निकट हो तो निश्चित तौर पर वो ऊर्जा और बढ़ जाती है और हम देखते हैं कि उसमें तमाम कार्यक्रम और साथ में रखे जाते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा मौका स्थानीय कार्यकर्ताओं को, स्थानीय लोगों को शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक करने का, उनसे संवाद करने का, उनको फीडबैक देने का मिल सके। तो इस तरह से पूरे कार्यक्रम की व्यूह रचना की जाती है। आज आप देखें कि 3 प्रमुख कार्यक्रम है, जिसमें हम कह सकते हैं 4 कार्यक्रम है, जिसमें मेयरों का सम्मेलन अगर अलग रखें तो उसके बाद ऐसे जो भव्य रोड शो है मोरबी में, उसमें जनता से एक तरह से सीधे मुखातिब होंगे और कल देख रहे हैं संगठन के तमाम कार्यक्रम है। तो ऐसे में पूरी जो एक तरह से दिनों की जो रणनीति बनाई गई है उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि जनता के साथ भी एक तरह से फीडबैक लिया जा सके और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया जा सके, पार्टी पदाधिकारियों के साथ चर्चा की जा सके आगे की रणनीति को लेकर। तो निश्चित तौर पर इसका एक सकारात्मक असर पड़ता है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्य के दौरे पर होता है। और हम जानते हैं कि गुजरात देखिए शीर्ष नेतृत्व का दौरा लगातार लगा रहता है। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर
अक्सर जाते रहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर दौरे पर जाते रहते हैं, तो निश्चित तौर पर बीजेपी को जो पूरा का पूरा शीर्ष नेतृत्व है वो हम जी। देखते हैं कि लगातार गुजरात के दौरे कर रहा है। पहले भी आप देखें, केवल चुनाव निकट ही नहीं बल्कि लगातार प्रधानमंत्री जी। नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात के दौरे पर जाते हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए, लेकिन आप नज़र बनाकर रखिएगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए गए हैं और ऐसे में हम आगे भी आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के लिए नवनियुक्त अध्यक्ष साबा कौरोसी से मुलाकात की। ट्विटर पर मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में साबा कौरोसी से मिलकर खुशी हुई। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के लिए उनकी प्राथमिकताओं पर उन्हें बधाई दी, उन्हें भारत के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान वैश्विक प्रगति के लिए सतत विकास लक्ष्यों की महत्ता पर चर्चा हुई और इस संबंध में भारतीय अनुभव साझा किए। बहुपक्षवाद के प्रति भारत की गहरी प्रतिबद्धता को दोहराया। और वहीं इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र से पहले कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकें की। जयशंकर ने भारत CELAC की बैठक के साथ इसकी शुरुआत की। वहीं जयशंकर ने अपनी कूटनीति बैठक लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई समूह के प्रमुखों के साथ की। भारत CELAC की बैठक के बाद जारी एक बयान में कहा कि भारत ने की अर्जेंटीना की अस्थायी अध्यक्षता के तहत आयोजित भारत CELAC बैठक में कोविड महामारी के बाद के दौर में आर्थिक सुधार की दिशा में हुए विकास की समीक्षा की गई और व्यापार एवं वाणिज्य, कृषि, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य, टीका उत्पादन, पारंपरिक दवाओं आदि के क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर सहमति जताई गई। दोनों पक्षों ने आपसी हितों के क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा की। दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय निकायों में अपने सहयोग को स्वीकार किया और संयुक्त राष्ट्र के सुधारों और जलवायु परिवर्तन सहित वैश्विक मुद्दों पर मिलकर काम करने पर सहमत हुए। इसके अलावा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारत, UAE, फ्रांस की पहली त्रिपक्षीय मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल हुए। रणनीतिक साझेदारों और सुरक्षा परिषद के सदस्यों के बीच हुई इस बैठक में विचार साझा किए गए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपने अमेरिका दौरे पर कई देशों के विदेश मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की है। सबसे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने त्रिनिदाद और टोबैगो के अमेरी ब्राउन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक के बाद डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये हमारे 60 साल के राजनयिक संबंधों का उत्सव है। हम पारंपरिक रूप से मजबूत सहयोग को और मजबूत करने के लिए तत्पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अल्बानिया के विदेश मंत्री ओल्चा ज़ाहाका से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने यूक्रेन के मुद्दे और ऊर्जा सुरक्षा पर विचारों का आदान प्रदान किया। बैठक के बाद डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देश सुरक्षा परिषद में आपसी निकट सहयोग को महत्व देते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने माल्टा के विदेश मंत्री इयान बोर्ग से भी मुलाकात की। बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने UNSC के लिए उनके चुनाव पर उन्हें बधाई दी और संयुक्त राष्ट्र और राष्ट्रमंडल में सहयोग को प्रगाढ़ बनाने पर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मिस्र के विदेश मंत्री समय शौरी से भी मुलाकात की। मुलाकात के बाद जयशंकर ने कहा कि संयुक्त महासभा से इतर मिस्र के विदेश मंत्री समय शौरी से मिलकर अच्छा लगा। रक्षा, व्यापार और निवेश के क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंध मजबूती से बढ़ रहे हैं। हरित हाइड्रोजन और अमोनिया, शिक्षा क्षेत्र जैसी नई पहल में सहयोग और बढ़ावा देने पर सहमति बनी। इंडोनेशिया के बाली में नवंबर में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन से पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी यात्रा के दौरान इंडोनेशियाई विदेश मंत्री रेटनो मार्सुडी से मुलाकात की।
इंडोनेशिया की G20 अध्यक्षता को सफल बनाने पर अपनी प्रतिबद्धता जताई और साथ ही म्यांमार पर दोनों नेताओं ने विचार साझा किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने क्यूबा के अपने समकक्ष ब्रूनो रोड्रिगेज पेरेरा से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री ने G77 और अन्य बहुपक्षीय मंचों में एक साथ काम करने के लिए तत्परता जताई। दोनों नेताओं के बीच चावल की आपूर्ति और विकास परियोजनाओं के बारे में भी बातचीत हुई। क्यूबा के विदेश मंत्री ने हवाना में पंचकर्म केंद्र की सराहना की, जिसका डॉक्टर एस जयशंकर ने स्वागत किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इथियोपिया के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री डेमेक मैकोनन से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने शिक्षा और व्यापार में सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिस्र की आधिकारिक यात्रा पर हैं। राजनाथ सिंह ने काहिरा में मिस्र के रक्षा मंत्री जनरल मोहम्मद जकी से मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीरें ट्विटर पर साझा करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और विस्तारित करने के लिए कई पहलों पर व्यापक चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। राजनाथ सिंह ने कहा कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिलेगी और तालमेल बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने दंड प्रक्रिया शिनाख्त अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए नियमों को अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत आरोपियों के फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल लिए जा सकते हैं। हालांकि इसके लिए कम से कम पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी की लिखित अनुमति की आवश्यकता होगी। इन नियमों के तहत आरोपी या अपराधी के फिंगरप्रिंट, पाम प्रिंट और फुटप्रिंट के इंप्रेशन के साथ ही फोटो, आइरिस या रेटिना का स्कैन, फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल के अलावा हस्ताक्षर इत्यादि लिए जा सकते हैं। नियमों में इसे डिजिटल तरीके से संग्रहित करने और आवश्यकता पड़ने पर नष्ट करने के तरीकों के बारे में भी जानकारी दी गई है। और वहीं भारत सिंगापुर संयुक्त मंत्री स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक के नतीजों की जानकारी दी। प्रतिनिधि मंडल में सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री लॉरेंस वोंग, सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री गान किम योंग और भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल थीं। प्रतिनिधि मंडल ने विशेष तौर पर डिजिटल संपर्क, वित्तीय प्रौद्योगिकी, हरित अर्थव्यवस्था, कौशल विकास और खाद्य सुरक्षा जैसे उभर रहे क्षेत्रों सहित विस्तृत विषयों पर हुई चर्चा के बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में नए निदेशकों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि IIT मद्रास के प्रोफेसर शेषाद्री शेखर और प्रोफेसर श्रीपद कर्माकल को क्रमशः IIT पलक्कड़ और IIT भुवनेश्वर के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि IIT खड़गपुर के सिविल इंजीनियरिंग विभाग से प्रोफेसर वेंकैयप्पा आर देसाई को IIT धारवाड़ के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं IIT धारवाड़ के वर्तमान निदेशक प्रोफेसर वसुमर्थी सेशु को IIT गोवा के निदेशक के रूप में चुना गया है। इनके अलावा प्रोफेसर KN सत्यनारायण को IIT तिरुपति, प्रोफेसर राजीव प्रकाश को IIT भिलाई, प्रोफेसर रजत मूना को IIT गांधीनगर और प्रोफेसर मनोज सिंह गौर को IIT जम्मू के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से ट्वीट कर इन सभी प्रोफेसरों को नई नियुक्ति और निर्देशक बनाए जाने पर शुभकामनाएं दी हैं। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज दो अहम मामलों में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में सुनवाई जारी रहेगी। मामले में NGO जनहित अभियान समेत 30 से अधिक याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट का रुख कर रखा है। इन याचिकाओं में संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किए जाने को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय 50% तक ही आरक्षण की सीमा के उल्लंघन का भी हवाला इसमें याचिकाकर्ताओं की तरफ से दिया गया है। 5 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण के खिलाफ दायर याचिकाओं को संविधान पीठ को सौंपा था।
हज कमेटी में राजनीतिक नियुक्तियों के खिलाफ दायर याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया है कि हज कमेटी एक्ट के मुताबिक केंद्रीय और राज्य कमेटी में इस्लाम के विशेषज्ञ जानकारों को रखना होता है, लेकिन उसकी जगह सरकार अपने पसंद के लोगों को वहां नियुक्त कर देती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आरक्षण को लागू करने के लिए बिहार सरकार को निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सोमवार को पटना हाई कोर्ट से शीघ्र सुनवाई करने को कहा। दिसंबर 2021 में शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक सरकार सुप्रीम कोर्ट के 2010 के आदेश में निर्धारित 3 जांच की अहर्ता पूरी नहीं कर लेती। 3 जांच के प्रावधान के तहत राज्य सरकार को प्रत्येक स्थानीय निकाय में ओबीसी के पिछड़ेपन पर आंकड़े जुटाने के लिए एक विशेष आयोग गठित करने की जरूरत है। आयोग की सिफारिशों के आलोक में प्रत्येक स्थानीय निकाय में आरक्षण का अनुपात तय करने की जरूरत है। साथ ही ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी के लिए इस तरह के आरक्षण की सीमा कुल सीट संख्या के 50% को पार नहीं करे। शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि जब तक 3 जांच की अहर्ता पूरी नहीं कर ली जाती, ओबीसी सीटों को सामान्य श्रेणी की सीटों के तहत पुनः अधिसूचित किया जाए। और नई दिल्ली में 2 दिवसीय एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट की 47वीं वार्षिक सभा का आयोजन किया जा रहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में प्रसार भारती के सीईओ मयंक अग्रवाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। देखिए। मीडिया और प्रसारण उद्योग से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए नई दिल्ली में एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD की 47वीं वार्षिक सभा और सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया। कार्यक्रम में सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन भी शामिल थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कोरोना महामारी के दौरान दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो समेत अन्य चैनलों द्वारा निभाई गई सकारात्मक भूमिका की सराहना की। I would specially appreciate Indian Public Service broadcaster, which is Doordarshan and All India Radio, as they very satisfactorily delivered on their mandate of public service and stood strong with the people during the testing times of the pandemic. Thank you for being there. Even the other Indian broadcasters and Indian media in general ensure that COVID-19 awareness messages, important government guidelines, and free online consultations with doctors reached everyone in nook and corner of the country. Expert opinions through programs like Doctors Speak and campaigns such as Mask Up India by the public broadcaster Doordarshan played a very significant role at the time when fake news on the pandemic became a menace. अनुराग सिंह ठाकुर ने समाज और मीडिया की भूमिका पर बोलते हुए कहा कि मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने सच को सही समय पर पेश करने की बड़ी चुनौती है। उन्होंने साथ ही कहा कि पत्रकार को बिना किसी भेदभाव के सही खबर जनता तक पहुंचानी चाहिए। Our mainstream media organizations have a great challenge to provide truthful, accurate, reliable news faster while preserving media ethics and values. Real journalism is about facing the facts, presenting the truth, letting all sides the platform to present their views. I strongly believe that journalists are duty bound to report news without fabrication, despite temptations to compete with those who propagate false news. कार्यक्रम के दौरान प्रसार भारती के सीईओ मयंक अग्रवाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। वहीं 2021 के लिए यह पुरस्कार कंबोडिया को दिया गया। Doordarshan and All India Radio lived up to their highest standards of public broadcaster during the COVID period. DD and AIR channels across the country and even all the relay transmitters, they functioned 24/7 without a break, disseminating information on COVID to the people. Stories of COVID warriors from nook and corner of the country, ground reports, beneficiary bites, Mask Up India campaign,
doctors speak, taking live question and answers from the people in regional and local languages throughout the country. एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD 26 देशों का संगठन है, जिसमें 43 संस्थाएं एवं 50 से अधिक सदस्य शामिल हैं। ये संगठन प्रसारण के क्षेत्र में गुणवत्ता एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करता है। विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, DD न्यूज, नई दिल्ली। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में कल कनेक्टिंग विद महाभारत, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कल्चर, आर्ट नामक पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक में महाभारत कालीन कई तथ्यों को प्रदर्शित किया गया। पुस्तक को नीरा मिश्रा और राजेश लाल ने लिखा है। कनेक्टिंग विद महाभारत पुस्तक में इतिहास, भूगोल, पुरातत्व, संस्कृति और कला को खूबसूरती के साथ प्रदर्शित करने की कोशिश लेखक ने की है। इस मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि महाभारत के मध्य में गीता है। साथ ही उन्होंने कहा कि महाभारत एक जीवंत विधा है जिससे हम दुनिया को चलाना सीखते हैं। महाभारत के मध्य में गीता है और उसका सार महाभारत के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोकों में है। 5 श्लोक है, उसको भारत सावित्री कहा जाता है। मैं तो राम जैसे बनूंगा, लेकिन मुझे जिस दुनिया में से जाना है उसमें उसको टिकाए कैसे चलना, महाभारत को। और जीवन के इस संघर्ष में चलते चलते अपने मन में भी खटास आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, शत्रुता आ जाती है। हो सकता है, मनुष्य है हम, तो उससे निवृत्त होने के लिए भागवत पढ़ो। और वहीं आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या के मामले में इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एक नेता को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी नेता का नाम अबूबकर सिद्दीकी है, जिसकी गिरफ्तारी केरल के पलक्कड़ जिले में हुई है। पुलिस ने बताया कि पीएफआई के पलक्कड़ जिला सचिव अबूबकर सिद्दीकी को श्रीनिवासन की हत्या की साजिश रचने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अबूबकर सिद्दीकी अपने अन्य पीएफआई कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर टारगेट करने के लिए राजनेताओं की सूची तैयार करता था। वहीं अबूबकर की गिरफ्तारी पर पीएफआई के सीपीआई के नेतृत्व वाली एलडीएफ सरकार पर राज्य के अपने कार्यकर्ताओं को परेशान करने और उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीते दिनों कोझीकोड में पीएफआई द्वारा आयोजित एक रैली में भारी भीड़ को देखकर सरकार चिंतित हो गई, जिस कारण कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। केंद्र संसद के बजट सत्र से पहले नई राष्ट्रीय पर्यटन नीति घोषित करेगा। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कल हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पर्यटन नीति विभिन्न पक्षों के साथ परामर्श और चर्चा के उपरांत घोषित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में विभिन्न राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के 3 दिवसीय सम्मेलन का आज तीसरा और अंतिम दिन है। सम्मेलन के तीसरे दिन आज कई सत्रों में पर्यटन संबंधी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और कोविड-19 के उच्च जोखिम वाले मरीजों के उपचार में योग और आयुर्वेद प्रभावकारी हो सकते हैं, ऐसा दावा है आईआईटी दिल्ली और हरिद्वार स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं का। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हृदय और किडनी की बीमारियों से ग्रसित कोविड-19 मरीजों के इलाज के आधार पर शोधकर्ताओं ने यह दावा किया है। योग और आयुर्वेद के जरिए उपचार शुरू करने के 5 दिनों के भीतर ही आधे से अधिक कोविड मरीजों की स्थिति में सुधार देखने को मिला है। पेश है हमारे संवाददाता निशांत सौरभ की ये खास रिपोर्ट। योग और आयुर्वेद कोविड-19 के उच्च जोखिम वाले मरीजों के उपचार में प्रभावकारी साबित हुए हैं। आईआईटी दिल्ली और हरिद्वार स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा की गई स्टडी से ये बात सामने आई है। शोधकर्ताओं ने डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हृदय और किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे और 60 साल से अधिक उम्र के 30 कोविड मरीजों के योग और आयुर्वेद के जरिए सफल इलाज के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला है। इन मरीजों को उच्च जोखिम वाले मरीजों की श्रेणी में रखा जाता है। ये मरीज 10 से 15 दिन में कोविड-19 से पूरी तरह ठीक हो गए और इनमें से किसी को भी अस्पताल जाने या ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी। लगभग 53% पेशेंट्स ने हमें 5 दिन में बोला कि मुझे प्रभाव पड़ना शुरू हो चुका है,
90% ने बोला 9 दिन बाद कि हमें प्रभाव पड़ना शुरू हो चुका है, हम लोग ठीक होने की तरफ बढ़ रहे हैं। और 60% से अधिक मरीज़ जो थे वो 10 दिन में लगभग रिकवर कर गए। 90% लोगों ने कहा कि हम 17 दिन के अंदर अंदर उन्होंने कह दिया 90% लोगों ने कि हम लगभग ठीक हैं। किसी भी पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। किसी के सिम्टम्स इतने वर्सन नहीं हो गए कि उन्हें आईसीयू की ज़रूरत पड़े या ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़े। उच्च जोखिम वाले इन मरीजों का टेली मेडिसिन के जरिए आयुर्वेदिक इलाज किया गया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हर मरीज के लिए प्रतिदिन अलग अलग योग सत्र आयोजित किए गए। कोमॉर्बिडिटी, मेडिकल हिस्ट्री और रोग के लक्षण के आधार पर हर मरीज का व्यक्तिगत तौर पर इलाज किया गया, जिससे ये अधिक प्रभावी साबित हुआ। Yoga therapy basically is done doing assessing the pancha kosha level. जैसे अन्नमय कोशा में क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए क्या करना चाहिए। फिर आएगा प्राणमय कोशा, उसके लिए हमें क्या प्रैक्टिसेस करना चाहिए। उसके बाद आएगा मनोमय कोश, उसके लिए हमें क्या प्रैक्टिसेस है। देन विज्ञानमय एंड देन आनंदमय। तो हम इस सारे कोश को एनालाइज करके हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट किया है। कोई डायबिटीज़ है, कोई हार्ट की पेशेंट है, उसके अलावा कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स उनको हैं, तो सबसे उनकी हिस्ट्री लेकर उसके बाद उनका सारा प्रकृति देखते थे, उनकी क्या वात पित्त कफज क्या प्रकृति है, क्या उनका आहार विहार रहा पहले, उस हिसाब से फिर हम अपना एक रिजिम बनाते थे, उनको क्या मेडिकेशन दिया जाए जिससे वो जल्दी रिकवर करें। बड़े अच्छी रिकवरी रही। जैसे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको वो भी लगा कि उनकी जैसे आयुर्वेदिक मेडिकेशन हमने साथ में रखा तो वो भी कंट्रोल रही, मेंटेन रही। कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम जैसे होती है, चेस्ट में पीछे देखने में आया था कि बहुत ज़्यादा चेस्ट में उनके चेंजेस आ रहे थे सीटी स्कैन वगैरह में, उनमें हमने आयुर्वेदिक मेडिसिन पर रखा तो वो काफ़ी जल्दी रिकवर कर गए। इस अध्ययन से ये बात भी सामने आई कि कोविड-19 के इलाज के साथ साथ इस बीमारी को लेकर मरीजों में व्याप्त तनाव और चिंता को कम करने में भी योग और आयुर्वेद प्रभावी साबित हुए। शोधकर्ताओं का मानना है कि इस अध्ययन के आधार पर योग और आयुर्वेद को कोविड-19 के इलाज के लिए मानक प्रोटोकॉल में शामिल किया जाना चाहिए। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। और नया सवेरा में वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। मैक्सिको के मध्य प्रशांत तट पर कल 7.6 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के कारण एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर है और कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। अमेरिकी भूगर्भिक सर्वेक्षण के मुताबिक भूकंप का केंद्र अक्विला से 37 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में कोलिमा और मिचोआकन राज्यों की सीमा के पास 15.1 किलोमीटर की गहराई में था। शुरुआत में भूकंप की तीव्रता 7.5 बताई गई थी। कोलकोमन शहर में इमारतों में कुछ दरारों के अलावा देश में कोई बड़ी क्षति की तत्काल कोई रिपोर्ट नहीं है। गौरतलब है कि मैक्सिको में 1985 और 2017 में भी इसी दिन यानी 19 सितंबर को भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए थे। और फियोना तूफान ने कैरिबियाई द्वीप प्यूर्तो रिको और डोमिनिकन गणराज्य में बाढ़ और भूस्खलन के जरिए तबाही मचाई है। प्यूर्तो रिको के बाद सोमवार को यह शक्तिशाली तूफान डोमिनिकन गणराज्य पहुंचा था। तूफान के कारण पूरे प्यूर्तो रिको में बिजली काट दी गई है। वहीं डोमिनिकन गणराज्य में बिजली ग्रिड ठप हो गया है। वहीं इस प्राकृतिक आपदा के कारण प्यूर्तो रिको में अब तक 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। अमेरिकी प्रशासन के अंतर्गत आने वाले प्यूर्तो रिको द्वीप के अधिकारियों ने कहा है कि तूफान से नुकसान का अनुमान लगाना अभी जल्दबाजी होगी। प्यूर्तो रिको में सोमवार को भी मूसलाधार बारिश हुई। ईरान में हिरासत में एक महिला की मौत का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। हिरासत में महिला की मौत पर लगातार तीसरे दिन लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कुर्द इलाके में विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में 5 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। पुलिस ने कहा है कि हिरासत में युवती की मौत एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। हालांकि पुलिस पीड़ित महिला के साथ दुर्व्यवहार के आरोपों से इनकार कर रही है। गौरतलब है कि 22 साल की पीड़िता को पुलिस ने पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया था। कोमा में जाने के बाद
उसकी मौत हो गई। तेहरान और कुर्दिस्तान प्रांत सहित ईरान के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। हिरासत में महिला की मौत की देश भर में निंदा की जा रही है। और ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को कल देर शाम तक चली अंतिम संस्कार की रस्म के बाद विंडसर कैसल में दफना दिया गया। अंतिम विदाई की प्रक्रिया में उनके ताबूत को विंडसर कैसल स्थित सेंट जॉर्ज चैपल के शाही वॉल्ट में उतारा गया। ब्रिटिश शाही परिवार के सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य लॉर्ड चैम्बरलेन ने राजदंड तोड़ने की रस्म पूरी की। सफेद राजदंड तोड़ने की रस्म राजशाही के प्रति उनकी सेवाओं की समाप्ति का प्रतीक है। शाही परिवार और सैकड़ों की संख्या में लोगों ने दिवंगत महारानी को अंतिम विदाई दी। पूर्वी इंग्लैंड के लिसेस्टर शहर में पिछले महीने के अंत में एशिया कप में भारत पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बाद शनिवार और रविवार के तड़के गंभीर अव्यवस्था में फैल जाने की वजह से प्रशंसकों के बीच हुई झड़प हो गई थी। लिसेस्टर में हिंसा और तनाव की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इस दौरान एक धर्मस्थल में तोड़फोड़ और झंडा निकालने की भी बात सामने आई है। लिसेस्टर पुलिस ने हिंसा के मामले में अब तक 27 लोगों को गिरफ्तार किया है और शांति की अपील की है, लेकिन तनाव कायम है। सोशल मीडिया में जारी रिपोर्टों में दावा किया गया कि ताज़ा हिंसा एक विरोध मार्च के कारण फैली। इसके वीडियो फुटेज में पुलिस को भीड़ को लोगों को रोकने की कोशिश करते हुए दिखाया है। इसी दौरान कांच की बोतलें फेंकी गईं और कुछ लोग लाठियां और डंडे लेकर सड़कों पर नजर आए। और अब बात कारोबार जगत की। सीबीआई ने येस बैंक मामले में बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने कल येस बैंक के पूर्व सीईओ और एमडी राणा कपूर के साथ साथ अवंता समूह के प्रमोटर गौतम थापर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। इनके खिलाफ 466.51 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि पिछले साल 2 जून को दर्ज की गई एफआईआर में कपूर का नाम संदिग्ध के रूप में नहीं था, लेकिन जांच के दौरान घोटाले में उनकी भूमिका सामने आई थी। और अब खबरें देखते हैं खेल जगत से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज मंगलवार से शुरू होगी। इस सीरीज का पहला मुकाबला मोहाली में खेला जाएगा। ये सीरीज अगले महीने होने वाले T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के मद्देनजर दोनों ही टीमों के लिए काफी अहम होगी। और अब बात सभ्यता और संस्कृति के विविध रंगों को समेटे सेगमेंट हेरिटेज वॉक की। आज हेरिटेज वॉक में हम आपको ले चलेंगे तेलंगाना की प्राकृतिक खूबसूरती और ऐतिहासिक विरासत की ओर। आइए देखते हैं तेलंगाना के खूबसूरत नज़ारे। भारत का नवगठित राज्य तेलंगाना अपनी प्राचीन संरचनाओं के साथ साथ प्राकृतिक खूबसूरती के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। तेलंगाना में कई ऐतिहासिक इमारतें, प्रसिद्ध मंदिर, आकर्षित करने वाले झरने हैं जो किसी भी सैलानी का मन मोहने के लिए पर्याप्त है। तेलंगाना भारत में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। यहाँ की अपनी संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा है, जिसकी वजह से तेलंगाना भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में जाना जाता है। तेलंगाना पर काकतीय, चालुक्य और मौर्यों जैसे कई राजवंशों का शासन रहा है, जिनके द्वारा कई प्राचीन और गौरवशाली मंदिरों का निर्माण किया गया था। इन मंदिरों की खूबसूरती और भव्यता पूरी दुनिया में मशहूर है। रोजाना हजारों की संख्या में विश्व भर के पर्यटक तेलंगाना में आते हैं। तेलंगाना की कुदरती आकर्षणों की सैर उनके मन को भा लेती है। राज्य की ऐतिहासिक संरचनाओं में हैदराबाद में स्थित विश्व प्रसिद्ध 4 मीनार फलकनुमा पैलेस को देखने के लिए विश्व भर से पर्यटकों का आवागमन लगा रहता है।
वहीं वारंगल जो अपनी पुरातन और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है और भारत की ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है, जहां कई किलों और मंदिरों के अलावा खूबसूरत पहाड़, जंगल, वन्य जीवों का दीदार किया जा सकता है। तेलंगाना राज्य में सबसे अधिक आबादी वाला जिला रंगारेड्डी, जहां का शांत वातावरण, झीलें, चमत्कारी मंदिर पर्यटकों को खूब लुभाते हैं। हर साल लाखों की तादाद में सैलानी तेलंगाना की प्राकृतिक खूबसूरती और भव्यता का दीदार करने आते हैं। यह राज्य समृद्ध इतिहास और संस्कृति से भरा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात विज्ञान जगत की। साइंस हब के इस अंक में आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा 3D प्रिंटर जो घर जैसी बड़ी संरचनाएं कुछ ही दिनों में बना सकता है। IIT मद्रास के फाउंडर्स ने ऐसा ही एक 3D प्रिंटेड मकान बनाया है। हम सब ने प्रिंटर के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि हम प्रिंटर से एक घर भी प्रिंट कर सकते हैं? आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब प्रिंटर के जरिए बस कुछ ही दिनों में घर बनाना संभव हो गया है। जब भी आपने एक प्रिंटर के बारे में सोचा होगा तो आपके दिमाग में प्रिंटर से घर बन पाए ऐसा ख्याल नहीं आया होगा, लेकिन अब यह कर पाना बिल्कुल मुमकिन है। IIT मद्रास से पढ़े स्वास्था मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस नामक स्टार्टअप के फाउंडर्स ने ऐसा ही एक मकान बनाया, जिसे उन्होंने एक 3D प्रिंटर के जरिए निर्माण करके तैयार किया। 3D प्रिंटर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये ऐसे प्रिंटर होते हैं जो किसी कागज या सतह पर प्रिंट करने के बजाय प्रिंटिंग को तीसरा आयाम देते हैं। प्रिंटिंग के जरिए शब्दों या किसी चित्र को प्रिंट करने की जगह 3D प्रिंटर से अब वस्तुएं भी प्रिंट हो सकती है, जिनकी लंबाई या चौड़ाई के 2 आयामों के अलावा ऊंचाई भी होती है। इन प्रिंटर्स के जरिए अब तक छोटी मोटी चीजें ही बनाई जाती थी, लेकिन अब बड़े बड़े 3D प्रिंटर्स की मदद से मकान जैसी संरचनाएं भी बनाई जा रही है। भारत में भी इस क्षेत्र में शुरू किया गया स्टार्टअप स्वास्था मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस शानदार काम कर रहा है। उनके द्वारा बनाया गया एक 600 वर्ग मीटर का मकान केवल कुछ ही दिनों में तैयार हो गया था। मकानों को इस तरीके से प्रिंट करने के लिए एक अलग तरीके के कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है। 3D प्रिंटिंग की इस तकनीक में और सुधार आने पर कम लागत और बेहद कम समय में घरों का निर्माण कर पाना संभव होगा। आने वाले समय में 3D प्रिंटिंग का भविष्य बेहद सुनहरा दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब खबरें देखते हैं सिने जगत से। सिनेमा इस हफ्ते के आज के अंक में हम हाल ही में रिलीज हुए हॉलीवुड फिल्म आई वाना डांस विद समबडी के ट्रेलर की बात करेंगे। ये फिल्म मशहूर गायिका और अभिनेत्री व्हिटनी ह्यूस्टन की जिंदगी पर आधारित है। देखिए। Special guest in the audience tonight, legendary 1980 के दशक में गायिका और अभिनेत्री व्हिटनी ह्यूस्टन पॉप गायकी की दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित आवाज बन चुकी थी। व्हिटनी अपने करियर में ऊंचे से ऊंचे मकाम छू रही थी। संगीत की दुनिया में व्हिटनी जितना नाम कमाने वाले कम ही लोग हुए हैं। अब हॉलीवुड उनकी जिंदगी पर आधारित एक फिल्म लेकर आ रहा है। फिल्म का नाम है आई वाना डांस विद समबडी। यह उनके एक बेहद प्रसिद्ध गाने का भी नाम था। हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ। फिल्म में व्हिटनी ह्यूस्टन का किरदार ब्रिटिश अभिनेत्री नेओमी एकी निभा रही हैं। व्हिटनी का जन्म अगस्त 1963 में अमेरिका के न्यू जर्सी में हुआ था। उनकी शानदार आवाज की वजह से उन्हें द वॉइस भी कहा जाता था। गायकी की दुनिया में अपना जलवा बिखेरने वाली व्हिटनी ने 80 के दशक में लगातार 7 सुपरहिट गाने दिए थे। आज तक वो ऐसा करने वाली अकेली गायक हैं। आई वाना डांस विद समबडी नाम के जिस बेहद प्रसिद्ध गाने पर इस फिल्म का नाम रखा गया है, वह एक समय दुनिया भर के समलैंगिक लोगों का एंथम हुआ करता था। इस गाने के बोल उन्हें किसी भी उस व्यक्ति के साथ जिंदगी का आनंद लेने की प्रेरणा देते थे जिसे वो चाहते हैं।
विटनी ह्यूस्टन अपने जीवन में प्रसिद्ध के साथ साथ विवादों में भी रही और अंततः 2012 में 48 साल की बेहद कम उम्र में वो ये दुनिया छोड़कर चली गयी। फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया अभिनय, विजुअल्स और संगीत लोगों को पसंद आ रहा है। विटनी ह्यूस्टन के जीवन और संगीत के खुशनुमा, भावनात्मक और दिल तोड़ने वाले लम्हों को पेश करती ये फिल्म 21 दिसंबर को रिलीज हो रही है। देखना होगा कि निर्देशक कैसी लेमन्स की ये फिल्म इस महान गायिका की जिंदगी से कितना न्याय कर पाती है। और अब बात करते हैं आपकी सेहत की। हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट। स्वास्थ्य के लिए कार्बोहाइड्रेट की क्या उपयोगिता है और कैसे कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता को पूर्ण किया जा सकता है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। तंदुरुस्त शरीर और स्वस्थ दिमाग के लिए पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। पौष्टिक तत्वों में एक महत्वपूर्ण तत्व है कार्बोहाइड्रेट। अन्य पोषक तत्वों की तरह कार्बोहाइड्रेट भी हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। विटामिन और खनिज की तरह कार्बोहाइड्रेट भी मुख्य पोषक तत्व यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट में शामिल है। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक स्रोत है। डाइट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, लगभग 50 से 70% जो एनर्जी डाइट से मिलती है, डाइटरी सोर्सेज से मिलती है, वो कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स शरीर में ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और ग्लूकोज से ही एनर्जी मिलती है जो कि सभी सेल्स को सुचारू रूप से चलाने में काम आती है। जब हम हेल्दी ईटिंग की बात करते हैं तो हमारी लगभग आधी प्लेट भरी होनी चाहिए सब्जियों, फल और सलाद इत्यादि से, और लगभग 1/4 प्लेट कार्बोहाइड्रेट्स से भरी होनी चाहिए। हमारा पाचन तंत्र कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है। इस ग्लूकोज का प्रयोग हमारे शरीर की कोशिकाएं, ऊतक और अंग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार से शरीर के लिए फायदेमंद सिद्ध होता है। प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक संरचना अलग होती है और उसी के अनुसार कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता भी अलग होती है। इसलिए ये जानना आवश्यक है कि आपके लिए प्रतिदिन कितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेना फायदेमंद है। कार्बोहाइड्रेट्स के डाइटरी सोर्सेज हेल्दी भी हो सकते हैं और अनहेल्दी भी। हेल्दी सोर्सेज जैसे कि अनाज, सब्जियां, फल हमें कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा प्रोटीन्स, फाइबर्स, मिनरल्स इत्यादि भी देते हैं, जबकि अनहेल्दी सोर्सेज कार्बोहाइड्रेट्स के जो होते हैं जैसे कि पेस्ट्रीज, चॉकलेट्स, जंक फूड, फ्रूट ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं जो कि सिर्फ वेट गेन या डायबिटीज या हार्ट डिजीजेस कॉज करने में बढ़ावा देते हैं। अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थों को शामिल करें जिससे आपको संपूर्ण पोषण मिल पाए और आपका स्वास्थ्य बेहतर बने। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। आगे बढ़ते हैं और नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की। तो ये थी मौसम की जानकारी और इसके साथ ही नया सवेरा के आज के इस अंक में बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि बॉलीवुड के मशहूर निर्माता निर्देशक महेश भट्ट का आज जन्मदिन है। आपको छोड़ चलते हैं उनके कुछ मशहूर फिल्मों के गानों के साथ। तो आप लीजिए इन नगमों का आनंद और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। क्या हम है जिसको छुपा रहे हो तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो अब
जिंदगी का पी लेंगे हम। क्या हुआ जो एक दिल टूट गया, दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस्में मोहब्बत, ये जानता ही नहीं। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ, और वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत।